किया करो इधर उधर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 6 की पावर 83 प्लस 8 का पावर 83 इज डिवाइडेड बाई 49। यही क्वेश्चन था ना, किसी का हुआ है? सबका नहीं हुआ। ठीक, चलो सॉल्यूशन। इतना तो बताया था मैंने ना कि 6 को क्या लिख सकते हो मीर, इतना तो बताया था ना 6 को क्या लिख सकते हो। 6 का पावर 83 प्लस 8 का पावर 83। 6 को क्या लिख सकते हो? 7 माइनस 1 की पावर 83। और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 1 का पावर 83। ठीक है। अब अगर इसको जब तुम ओपन करोगे तो यहां पर क्या आएगा? एक बार मैं लिख दे रहा है 83C0 7 की पावर 83। ठीक है। और यहाँ पे प्लस 83C1 7 का पावर 82। और यहाँ पे माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा ना यहाँ से। और जो ये माइनस 1 आएगा, अगर इसको तुम न लिखो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस आते जाएंगे ना। और जब इसका तुम ओपन करोगे, इसको मैं डैश प्लस इसका जब ओपन करोगे तो इसका सारा प्लस प्लस आएगा। समझ में आ रहा? तो जो ऑड वाले टर्म मान लो है 83C1 83C3 ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना प्लस माइनस से। तो अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 83C0 7 की पावर 83 प्लस 83C2, क्योंकि 1 वाला तो कैंसिल हो जाएगा। 83C2 7 की पावर 81। समझ में आ रहा सभी को? लास्ट में क्या आएगा? जो 83C83 वाला टर्म आएगा, सबसे लास्ट वाला वही ना होगा। बट वो वाला तो जब यहाँ 83 आएगा तो 1 की पावर 83 आएगा तो कैंसिल हो चुका होगा ना यहाँ से। तो उससे एक पहले वाला टर्म आएगा, यानी कि 83C82। समझ में आ रहा? और यहाँ पे 7 की पावर 1 और 1 माइनस 1 का पावर 82। किसी को कोई डाउट है? सबको सब कुछ क्लियर? अब यहाँ 7 का पावर 1 है, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो 7 का स्क्वायर होगी ना। यहाँ 7 का पावर डिक्रीज होते जा रहा, लास्ट वाले टर्म में 7 का पावर 1 हो रहा, लेकिन उससे पहले वाली जो टर्म होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, फिर 7 का पावर बढ़ते जा रहा। तो अगर 7 का स्क्वायर यानी कि 49, तो यहाँ पे 7 का क्यूब यानी 49 का मल्टीपल। समझ में आ रहा है ना? तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल नंबर है उसको तुम 49i लिख सकते हो। 49 इंटू कोई तो इंटीजर होगा। समझ में आ रहा सबको? अब 83C2 की वैल्यू 83C2 की वैल्यू 83 की 83 होगा। 83C82 या फिर 83C1। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, याद है? ठीक है। और वहां पे इंटू 7 और बाहर कितना था? 2। समझ में आया? इतने में किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पर अब इसको अगर 49 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 49i, तो ये तो कंप्लीटली 49 से डिविजिबल है। बट यहाँ पर प्लस 2 इंटू 83 इंटू 7 अपॉन 49, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी को चेक करना है अपने को ना। अब अगर देखो 2 इंटू 83 इंटू 7 अपॉन 49, अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है 7 से कैंसिल कर दे, 7 7 जा 49, ठीक है। अब इनको ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे तो 166 अपॉन
7 कैंसिल करोगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर फिर कितना बचेगा 2, 7 3 जा 21, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 5/7। समझ में आ रहा? तो किसी का यहां तक आया था रिमाइंडर 5 नहीं, बट रिमाइंडर 5 गलत है। क्यों गलत है? यहां पे जो 7 कैंसिल किए ना, वो एक तरीके से कॉमन निकला है, कॉमन निकला है, तो रिमाइंडर में भी तो मल्टीप्लाई होगा वो 7। कभी भी अगर रिमाइंडर का क्वेश्चन हो और कुछ कैंसिल कर रहे हैं, तो जो कैंसिल करने के बाद लास्ट में जो भी रिमाइंडर आए उसमें उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 और 7 कैंसिल किए थे तो 35, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा 35। साइलेंट करके रखा करो तुम लोग, कितना नहीं ध्यान रहा था। किसी को कोई डाउट है? अबे अभी तो बताया को। अगर देख, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो पूरे का मल्टीप्लाई करके 49 से डिवाइड करके देख, समझ में आ रहा है, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब 7 इस मतलब मान ले कैंसिल हो रहा है ना, तो रिमाइंडर का भी तो कैंसिल हो रहा बात। अगर मान ले तुम लोग कैसे लिखते, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, क्या होता प्लस रिमाइंडर होता, यही होता, कुछ और होता, यही होता ना। तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पूरी वैल्यू तो यही है ना, समझ में आ रहा है, डिविडेंड यही है ना। तो अगर इधर से कुछ कैंसिल कर रहे हैं तो माने इन दोनों में से और इसमें से भी कैंसिल हो रहा है ना, समझ में आ रही मेरी बात। अगर यहां से कुछ भी कैंसिल कर रहे हैं तो इन दोनों में से तो किसी एक का कैंसिल हो रहा, बट यहाँ प्लस है तो इसमें से कॉमन लेकर ही कैंसिल होगा ना, तो वही चीज है वहां पे। चलो इधर देखो, फाइंडिंग लास्ट फ्यू डिजिट्स। देखो कभी भी लास्ट के फ्यू डिजिट फाइंड करने हो, मान लो 1 2 जितने भी करने हो, तो उसमें ट्राई करो कि जो भी नंबर दिया है उसको 1 ± 10k के फॉर्म में लिखने का, ठीक है, मतलब 10k ± समथिंग के फॉर्म में लिखने का। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन देखो, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 का पावर 400, ठीक है। अब 3 का पावर 400 के लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं, तो मैं क्या बताया, 10k ± समथिंग के फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। अब इसको तुम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 400, अब इसको लिख सकते हो ना 3 का स्क्वायर का पावर 200 हो जाएगा ना, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 की पावर 200, और 9 को क्या लिख सकते हो तुम 10 - 1 का पावर 200 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अभी मैं तुमको समझ में आएगा 10 ± समथिंग क्यों बनाते। अब अगर इसको तुम ओपन करोगे तो 200 C0 10 का पावर 200, समझ में आ रहा है। उसके बाद मान लो जो भी आए प्लस माइनस समथिंग आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट से पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा 200 C, ठीक है, 199, ठीक है, और यहाँ पर 10 का पावर 1, यहाँ पे साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर 199, और लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा प्लस 200 C 200, और यहाँ पे 10 की पावर तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, 0 रह जाएगा, और -1 की पावर 200 होगा तो 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब देखो यहाँ पे 10 का पावर 200 है, तो यानी कि 10 में 200 जीरोस होंगे, और यहाँ लास्ट वाले में इसमें, ठीक है, 10 की पावर 1 है, तो 1 0 तो यहाँ से मिलेगा ही, बट इसके पहले वाले टर्म में 10 का स्क्वायर आएगा,
तो उसमें लास्ट में 2 जीरो होंगे, उसके बाद उनके जीरो बढ़ते जा रहे हैं लास्ट के ना। और केवल इसमें बस है ऐसा कि 10 की पावर मतलब 10 का पावर 1 है, 1 जीरो है। लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालोगे 200 C199 का, तो उसकी वैल्यू 200 आएगी। तो जब 200 को 10 में मल्टीप्लाई करोगे 2000 हो जाएगा। तो यानी कि इसके इस टर्म के भी जीरोज जो है लास्ट में 2 से ज्यादा हो गए ना। तो यानी कि यहां से यहां तक जितने भी टर्म आएंगे उनके लास्ट में 2 डिजिट तो जीरो होंगे ही होंगे। उसके पहले क्या होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। हमें लास्ट के 2 ही डिजिट चाहिए ना, तो लास्ट के 2 डिजिट जीरो होंगे ही होंगे। इतना सबको क्लियर है, यहां से यहां तक जितने भी टर्म होंगे। अब अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तुम, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना, इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। तो जब इसमें ऐड करोगे तो कुछ भी या इधर, बट लास्ट में 0 और 1 आ जाएगा ना। समझ में आया? तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 और 1। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नोट डाउन करो। शुरू करें डाउन टिकटॉक वाली। प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता है, इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इस तरह से रहे 5.7, इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या बाहर आता था, 5। और इसी का अगर फ्रैक्शनल फंक्शन लगाएं मान लो 5.7, तो यहाँ क्या बाहर आएगा, 0.7। समझ में याद आ रहा है ना? तो अभी बाइनोमियल थ्योरम में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन के क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। और देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक स्पेसिफिक तरीका होता है, ठीक है। अगर तुम पहले से नहीं किए रहोगे तो एग्जाम में नहीं सोच पाओगे कि तुम कर लो, ठीक है। तो तरीका ही तुम याद कर लेना कि कैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, इफ कैपिटल X इज इक्वल टू 3 + √7 का पावर n और n नेचुरल नंबर है, सो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब इसकी इंटीग्रल पार्ट, इज ऑलवेज एन ऑड। मतलब अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करो तो ऑलवेज ऑड आएगा, ठीक है। हेंस प्रूव दैट कैपिटल X इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 का पावर n। तो पहले तो तुमको इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा उसको ऑड प्रूफ करना है, ठीक है। अब वैसे तुक्का मार के करना चाहो तो ये 3 हो जाएगा, और ये 7 है तो 7 क्या है 2 के स्क्वायर और √7, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उनके बीच का है। तो 2 पॉइंट मान लो 2.5 का 6.25 होगा, तो यानी 2.6 के आसपास इसका स्क्वायर रूट आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो जब ऐड करोगे 3 + 2.5 तो क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है? तो 5 का स्क्वायर भी करोगे तब भी ऑड ही आएगा ना। समझ में आ रहा है ना? बट उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो x है तो इसकी कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। यहाँ पे इसको अगर तुम पूरे को सॉल्व करोगे, इसकी कुछ ना कुछ इंटीग्रल वैल्यू, कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होगी ना। इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो ना, I + f इज इक्वल टू 3 + √7 का पावर n। ये क्या है, x की वैल्यू ही है, ये लिख सकते हैं ना। किसी को कोई डाउट है? अब तुम इसको ओपन करो, NC0 3 का पावर n, ठीक है, प्लस NC1 3 का पावर n - 1 √7 प्लस NC2 3 का पावर n - 2 √7 का स्क्वायर प्लस NCn, ठीक है। NCn यानी फिर √7 का पावर n। समझ में आ रहा? अब पहले तो इसको लिखो I + f, ठीक है। अब उसके बाद हमेशा यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखो। माइनस साइन के साथ कैसे लिखना है, मान लो f', अब उसको f' ले लो, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे, 3 बड़ा है ना √7 से, तो हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर ही करना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं ना होता।
फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होती है। समझ में आ रहा? अगर मान लो किसी क्वेश्चन में यहाँ पे √10 होता, 3 + √10, ध्यान से सुनना, तो 3 + √10 में √10 बड़ा होता है ना, तो यहाँ जब माइनस साइन के साथ लिखते तो √10 - 3 लिखते, क्योंकि √10 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ना पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि n की वैल्यू का तो हमें नहीं पता, और n मान लो ऑड रहेगा तो पॉजिटिव, इवन रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। बट अगर ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो n कुछ भी रहे। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक जो दिया है उसको i + f लिख के ओपन कर लो, एक तुम f डैश लिखो और इसको यहाँ पे साइन चेंज करके लिख लो, 3 - √7 का पावर n। और देखना यहाँ हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने पर पॉजिटिव ही रहे। समझ में आ रही है ना? अब फिर इसको ओपन करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, nc0 3 का पावर n माइनस nc1 3 का पावर n - 1 √7 प्लस nc2 3 का पावर n - 2 √7 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लास्ट तक चला जाएगा, लास्ट वाला टर्म लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें देखो यहाँ पे तुमको इरेशनल टर्म मिल रहा, यहाँ स्क्वायर हो जा रहा है तो रेशनल मिल जाएगा तुमको। तो इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बट इस चीज का ध्यान रखो जो इरेशनल टर्म हो रहे हैं ना वो कैंसिल हो जाए। समझ में आ रहा है? ऐड और सब्ट्रैक्ट so that irrational term got cancelled। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इन दोनों को तुम लोग बताओ, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तब यहाँ पे मान लो इरेशनल टर्म वाला पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, ऐड। ठीक, अब इधर वाला ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, i + f डैश। ठीक है, और इक्वल टू, यहां से अब लिख रहा मैं 2 टाइम्स nc0 3 का पावर n प्लस यहां वाला nc2 3 का पावर n - 2 √7 का स्क्वायर प्लस nc3 वाला कैंसिल हो जाएगा, nc4। ठीक है, 3 का पावर n - 4 √7 की पावर 4। लास्ट टर्म जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, समझ में आया? इतना किसी को कोई डाउट है? अब इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 2 पॉइंट, यहाँ वाला उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मैंने बस लिख दिया है वहां पे, बट आगे देखोगे तो उसकी जरूरत नहीं दिखेगी तुमको, उसका यूज ही नहीं होगा। इतना समझ में आया? अब 2 टाइम्स कुछ इंटीजर है अंदर, ठीक है, तो यानी कि तुम लिख सकते हो ना i + f डैश इज इक्वल टू इवन नंबर, इवन, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है ना, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब i को उधर ट्रांसफर करोगे तो यानी कि f + f डैश क्या हो जाएगा, इवन माइनस i। अब ये इंटीजर हमको नहीं पता क्या इवन है या ऑड है, लेकिन इवन नंबर में से कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर कोई इंटीजर ही मिलेगा तुमको, चाहे इवन मिले चाहे ऑड। समझ में आ रही बात? तो यानी कि f + f डैश इज इक्वल टू इंटीजर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको सब कुछ क्लियर? ठीक है, अब f और f डैश दोनों फ्रैक्शन है ना, तो यानी कि वी नो f की वैल्यू कहां से कहां तक है, <<1 <0 है। f डैश भी फ्रैक्शन है तो यानी f डैश <1 0 है। ये अरे यहां से इस x को इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिखे हैं, हम सपोज किए हैं कि जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो i हो गई,
जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो f हो गई, और अलग से हम खुद से एक फ्रैक्शनल वैल्यू मान लिए हैं यहाँ माइनस लगाकर। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों फ्रैक्शन वैल्यू है तो 0 से 1 के बीच में ही होती है फ्रैक्शन वैल्यू, बताया गया है क्लास में। ठीक है, अब अगर इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 लेस देन f प्लस f डैश लेस देन 2, अरे 1 प्लस 1 2, f प्लस f डैश। क्लियर है? अब f प्लस f डैश यहाँ देखो क्या था, इंटीजर है, f प्लस f डैश इंटीजर है ना, तो 0 से 2 के बीच में कौन सी वैल्यू इंटीजर होती है? 1 ही केवल है, तो यानी कि f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1। समझ में आया? f प्लस f डैश इंटीजर है, f प्लस f डैश की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, तो यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। सबको क्लियर है? किसी को डाउट? अब इसको रिजल्ट की तरह याद रखना, जहां भी ऐड होने वाला टर्म बने, जहां भी ऐड होने वाला कंडीशन बने, यहाँ ऐड हुआ है ना दोनों, हर जगह यही आता है, f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा? अब देखो, तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू पुट करो तो यहाँ क्या था? i प्लस f डैश इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो 1 है ना, ठीक है, तो यानी कि i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन, तो यानी कि i इज इक्वल टू इवन माइनस 1। ठीक है, तो इवन में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड ही आएगा ना, किसी इवन नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो यानी कि i इज इक्वल टू ऑड। तुमको यही प्रूफ करना था ना कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो ऑड है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट i ही हम माने थे ना, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिए थे और i ऑड आ गया, वही प्रूफ करना था। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबको सब कुछ क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद आगे फिर से और क्वेश्चन है इसमें। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे लिखना है? पहले इसको लिखना, इसको साथ में नोट करके लिख लेना, फिर इसको, फिर इसको। अब आगे तुम्हारे क्या है? प्रूव दैट कैपिटल X इंटू 1 माइनस, प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट कैपिटल X इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 का पावर n। ठीक है, अब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है? ये तो कैपिटल X है। ठीक है, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है? अगर तुम यहां पर देखो, यहां पर x, हाँ x है, वहां देखो, हाँ क्वेश्चन में यह कैपिटल, अरे ये भी कैपिटल ही है, कैपिटल X है दोनों। ठीक है, अब देखो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो जो ये कैपिटल X है, ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो यही f है ना जो ऊपर माने हैं। तो अगर इस f की वैल्यू तुम देखो यहां से, ठीक है, यहां से देखो, क्योंकि अपना क्या आया है? f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1, तो यानी कि अगर कैपिटल इस x की वैल्यू यानी ये वाली f, संचार साथी का फिर से बोल क्या बोला है? तो अरे जो संचार साथी ऐप है उसका एक्सेस इसके पास में होगा, वो देख सकता है क्या पूरी इंफॉर्मेशन? जितना तो एक्सेस देगा उतना ही देखेगा वो ना। हाँ, अरे देखो, मतलब तुमको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट ले ली, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सारे डेटास है, तुम गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, तुम यूएस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बट यूएस गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे तो तुम चाइना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, किसी को तो तुम दे रहे हैं, क्या है, किसी को भी दे रहे हैं, बट तुम्हारी डेटा कहीं न कहीं जा रहे हैं। अब देखो, तुमको क्या लगता है उसमें, मतलब मोबाइल में किसी भी देश वाले कुछ भी लगा सकते। अभी तुम लोगों ने वो ईरान का प्रेसिडेंट का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, पता है तुम लोगों को क्या हुआ था?
ईरान के प्रेसिडेंट का मान लो फ्लाइट मतलब सेंट्रल एशिया में क्रैश हुआ था, ठीक है। तो क्रैश हुआ तो उसमें ये मामला आया कि पेजर होता है, एक पेजर बात करने के लिए। हाँ, पुराना सिस्टम है पेजर, अभी तक ताज़ा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, मान लो इसमें अब मोबाइल जितनी भी हैं ज़्यादातर यूरोपियन कंपनी या फिर यूएस कंपनी की हैं। तो जो मान लो ईरान वगैरह हैं वो इस्लामिक देश हैं, और ईरान का वैसे भी यूएस से तालमेल नहीं चलता, तो यूएस हो गया या इजराइल हो गया, तो वो लोग पेजर का यूज़ करते थे आपस में सब कांटेक्ट करने के लिए ना, पेजर का यूज़ करते थे, ठीक। अब क्योंकि पेजर में क्या होता है, ना तुम लोकेशन ट्रेस कर सकते, ना फिर किसी इधर का लिख रहे क्या तुम लोग। पेजर में क्या होता, मान लो उसमें कुछ ऐसा रहता नहीं है कि कोई ट्रेस कर ले तुम्हें, ठीक है। तो इजराइल की कंपनियों ने क्या किया, इजराइल के मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ईरान को चाहिए थे पेजर, ठीक है। तो उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनवाई इजराइल वालों ने, और उस पेजर में कुछ एक्सप्लोजन का उसमें डाले उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जब ईरान की कंपनी किसी कंपनी को, मान लो मेरे ख्याल से साउथ कोरिया की कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और वहाँ पे इजराइल ऑलरेडी इन्वॉल्व था, तो उस पेजर में उन्होंने कुछ तो ब्लास्ट का एलिमेंट लगवाया। उसके बाद ईरान गवर्नमेंट पेजर मंगाई, अब वो पेजर यूज़ हो रहा था। अब देखो उन लोगों ने कितनी लंबी प्लानिंग की थी, पेजर बहुत दिनों से वो लोग यूज़ कर रहे थे, बट पिछले साल की बात है जब टेंशन बढ़ा ना, तो तुम लोगों ने सुने होंगे ईरान में रेडियो ब्लास्ट हो रहे हैं, पेजर ब्लास्ट हो रहा, सुने होंगे तुम लोग न्यूज़। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी वही हुआ था, वो बेचारा अपना हेलीकॉप्टर लेके सेंट्रल एशिया में उड़ रहा था, उसी में उसका पेजर ब्लास्ट हुआ, हेलीकॉप्टर गया, खत्म, मर गए। कोई तो बना है, मुझे नाम नहीं याद अभी, उसको क्यों बनाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब प्लानिंग गवर्नमेंट की क्या है। अब देखो किसी को नहीं अंदाजा था कि, अब मान लो इजराइल कितने दिनों तक वेट किया, अब कितने दिनों से वो रेडियो पेजर मतलब जो ईरान में डिवाइस बिक रहे थे उसमें कुछ ना कुछ वो एक्सप्लोजन फिट करके रखे थे, किसी को पता तक नहीं चला। अब फिर उन्होंने वेट किया, जब उनके बीच में टेंशन बढ़ा, धड़ाधड़ ब्लास्ट। अब उस समय कम से कम 4000 के कितना रेडियो और पेजर ब्लास्ट हुए थे ईरान में। अब पेजर क्या कान के पास होता, मान लो फोन ही है ना, या पॉकेट में रहेगा या कान में रहेगा, ब्लास्ट हुआ तो फिर कान के पास हुआ तो खत्म ही है, ठीक है। क्या हुआ, तो हर कंट्री डेटा के पीछे भाग रही इस समय, हर कंट्री मैनिपुलेट करना चाह रही है दूसरे देश के लोगों को। तो तुम्हारा डेटा तुम यहाँ नहीं दोगे तो कहीं और जाएगा, वो तो जाएगा ही। क्या लेके क्या करेंगे, मैनिपुलेट करते हो। हर एक कंपनी डेटा के पीछे परेशान है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो डेटा ही कलेक्ट कर रही है ना। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कैपिटल एक्स है। चलो मेरा यहाँ पे कैपिटल एक्स इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कैपिटल एक्स है, तो यहाँ पे एक रिलेशन हम निकाले हैं ना, जो एफ है वो कैपिटल एक्स का ही फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो अगर उसको इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एफ हो जाएगा ना। तो 1 माइनस एफ यानी कि एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वही चीज है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा ना। और एक्स की वैल्यू क्या है, 3 + 7 की पावर n √7, और एफ डैश की वैल्यू क्या है, 3 माइनस √7 का पावर n। a + b a - b टाइप का बन रहा, तो यानी कि a² माइनस b² का पावर n, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 का पावर n। समझ में आ रहा है यहाँ पे पावर।
एन, यही प्रूव करना था। सबको क्लियर है? नोट डाउन करो। स्टूडेंट को छोड़ के सारे जानवर इस क्लास में, कुत्ते, बिल्ली, गधे, गधी हो, उल्लू, उल्लू भी है, उल्लू अच्छे होते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं इसी तरह का दे रहा हूं। हाँ, सूत्रों से ही पता करके रखो, बाहर न आने दो सूत्रों को। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ, होमवर्क कहाँ से हो गया? ब्रैकेट में वो बताया गया है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलो इधर देखो तुम लोग, हो गया बातचीत, मैं कर दे रहा इसको भी, ध्यान से देखो। r इज इक्वल टू कुछ तो दिया है, फिर f इज इक्वल टू r माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ r दिया है। वेयर मान लो इस ब्रैकेट को दिया है कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कर रहा है, फिर उसके बाद r इंटू एफ की वैल्यू क्या? अबे ब्रैकेट का डिफिनीशन दिया है कि इसका मतलब मान लो यहाँ ब्रैकेट में कुछ तो है r ना, यानी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अबे वेयर के बाद वही मैं बता रहा है। अबे इसको डिफाइन किया वहां पे कि उस ब्रैकेट का क्या मतलब है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, देखने में अलग लग रहा। अब यहाँ इसको तुम लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू r माइनस, अब इसको अगर इधर ट्रांसफर करो तो r इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस f, यही चीज है ना, यही तो पीछे भी हम लिखे थे, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसका। समझ में आ रहा है ना? बाकी f फ्रैक्शनल पार्ट है। अब देखो r इज इक्वल टू क्या दिया है? r इज इक्वल टू अगर इसको अपन ले लें r प्लस f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या दिया है? 5√5 प्लस 11 का पावर 2n प्लस 1। ठीक है, दिख रहा है? अब इसको ओपन करो, 2n प्लस 1 C0। ठीक है, और यहाँ पे 5√5 का पावर 2n प्लस 1, ठीक, प्लस 2n प्लस 1 C1, 5√5 का पावर 2n, और यहाँ पे प्लस 11। समझ में आ रहा है ना? मैं ज्यादा नहीं लिख रहा। अब इसको ले ले, अब यहाँ माइनस साइन के साथ लेंगे। अब तुम लोग ये बताओ कि 5√5 माइनस 11 ले या फिर 11 माइनस 5√5 ले। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो 11 माइनस 5√5 सबका वही है, किसी का कुछ और है। जितने लोगों का 11 माइनस 5√5 है, सब गलत है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? 5√5 और 11। तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो 5 इसका स्क्वायर करोगे तो 5 इंटू 5 √5 इंटू √5 5, और इसका स्क्वायर करोगे तो 11, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 121। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो 5√5 माइनस 11 लेंगे। समझ में आ? जहां ऐसे कंपैरिजन करने में दिक्कत आए स्क्वायर कर लिया करो। ठीक है, अब अगर मान लो एफ डैश तुम यहाँ लिए, एफ डैश इज इक्वल टू 5√5 माइनस 11, तो इधर क्या हो जाएगा? पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 C0, 5√5 का पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 C0। ठीक है, 5√5 का पावर, अरे n कहाँ से आ गया? वो 2n होगा ये,
1 सब्ट्रैक्ट होगा पावर से ना, ठीक है, तो 2n, और यहाँ पर 11 की पावर 1 होगा तो -11 है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लिख लोगे तुम लोग ना, समझ में आया। अब तुम एक बात बताओ, इसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, बस इतना ध्यान रखो जो इरेशनल टर्म बन रहे हैं ना वो कैंसिल होने चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करना होगा या ऐड? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है √5 उसकी पावर 2n आ जा रहा, बट यहाँ पे जो बन रहा उसका पावर ऑड नंबर है 2n + 1। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ r + f माइनस f डैश इज इक्वल टू, सबको समझ में आ रहा है। तो ये वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ओ वाला टर्म बचेगा, तो यानी कि 2 टाइम्स, अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2n + 1c 1 5 √5 का पावर 2n × 11। अब इसके आगे और टर्म लिखना चाहो तो तुम लिख सकते 2n + 1c 3 5 √5 की पावर 2n - 2 और यहाँ पर 11 का पावर 3। समझ में आया। अगला टर्म इस तरह से तुम लोग लिख सकते। सबको क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? ठीक। अब इसके आगे देखो, अब ये तो इंटीग्रल वैल्यू है ना, और इधर क्या है, इधर फिर से इवन नंबर है, तो यानी कि r + f माइनस f डैश इज इक्वल टू इवन। ठीक है, अब r उधर ट्रांसफर करोगे तो f माइनस f डैश क्या हो जाएगा, इवन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ r, यानी कि इंटीजर हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो f माइनस f डैश क्या आ गया, f माइनस f डैश इंटीजर आ गया। ठीक है, और हम मान लो जब f भी फ्रैक्शनल पार्ट है, f डैश भी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, खुशी क्या कर रही है, वी नो f की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में, और f डैश की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है। तो इससे पहले में तो अपने को क्या चाहिए था, f प्लस f डैश, तो दोनों को ऐड कर दिए, बट यहाँ पे f माइनस f डैश चाहिए। ठीक है, तो जब f माइनस f डैश चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट याद रखो इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, कभी भी इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो अगर सेकंड वाले में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, मान लो इसको पहला ले लिए, तो जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको अगर उस तरह से करके लिखो -1 f डैश लेस देन 0, इसको अगर 2 ले लो, अब 1 और 2 को ऐड कर सकते हो ना, इन दोनों को। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 और 0, -1 1 + 2, समझ में आ रहा। और यहाँ पे f माइनस f डैश और 1 और 0 1, समझ में आया इतना। अब f माइनस f डैश इंटीजर था। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आती, 0। देयरफॉर f माइनस f डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि f इज इक्वल टू f डैश। समझ में आया। पिछले में जब अपन ऐड किए हैं तो f प्लस f डैश की वैल्यू कितनी आई है, 1। लेकिन जब भी आप हमेशा की याद रखो, मान लो हर बार इतना नहीं करेंगे, आगे फिर डायरेक्ट यही करेंगे कि मान लो उसमें f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1, मान लो जब ऐड कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो f इज इक्वल टू f डैश। सबको क्लियर है इतना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, r इंटू f पूछा है ना, तो r इंटू f, तो r की वैल्यू कितनी है, 5 √5 + 11 का पावर
2n+1, और जो f है वो f डैश के इक्वल ही है, f डैश के इक्वल ही है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5√5 -11 की पावर 2n+1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा a+b a-b यानी कि a² यानी कि 125 -121 का पावर 2n+1 यानी कि 4 का पावर। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? ठीक, नोट डाउन करो। बस इतना याद रखो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो f + f' 1 होगा किसी भी इक्वेशन में। समझ में आ रही है? f अब इतना हर बार करना नहीं है, डायरेक्ट करना आगे से। PYQs है ऐसा आए हैं इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में? नहीं, बोर्ड में नहीं, बोर्ड में इतना कहाँ जाएगा। जेई में आ सकता, तो वहां पे बस ये याद रखो कि यहाँ अब 5 क्वेश्चन आते हैं ना न्यूमेरिकल टाइप के, तो छुड़ाने तो सबको है। तुम तुक्का मारने के मूड में हो तो 5 में ऑप्शन नहीं देते। तो वहां पे तुमको स्टेप नहीं दिखाना है। मान लो अब इसका आंसर यहाँ 4 की पावर n आया ना, तो यहाँ पर तुमको इस तरह से दे देगा। मान लो यहाँ पर लिख दिया m, ठीक है, देन m = डैश डैश, बस। तो तुमको सॉल्व करके m की वैल्यू पुट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो वैल्यू आएगी ना। अब m की जगह पे 4 आया ना, तो तुमको 4 लिख देना, बस काम खत्म। हाँ, बाकी तुमको स्टेप नहीं दिखाना है वहां पे, फाइनल आंसर ही उनको चाहिए केवल उसमें भी। समझ में आ रहा है ना? क्या बोल रहा है? बोल। ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑनलाइन अच्छा भी होता है थोड़ा, मतलब सही है, दोनों सही है। ऑनलाइन में तुम ऑप्शन बाद में चेंज भी कर सकते हो, ऑफलाइन में नहीं होता। ऑफलाइन में बबल कर दिए तो फिर टाटा बाय बाय हो गया। तो वहां पे जेई में स्टेप से मतलब नहीं है, चाहे न्यूमेरिकल टाइप हो चाहे MCQ हो, तुम उनको बस आंसर चाहिए। हम लोगों के समय में ऑफलाइन था। तो f की वैल्यू, अरे शांत रह, f की वैल्यू f डैश के इक्वल है ना, तो f डैश की वैल्यू मैंने वहां पुट कर दी है। f डैश की वैल्यू हमने ये माना है ना, तो वैल्यू वहां पुट किया हूं। अब इसमें इफ वी ऐड I + f एंड f डैश, अभी जो पहला वाला किए, ठीक है, टू कैंसिल आउट इरेशनल पार्ट, इरेशनल टर्म लिख लो, ठीक है। खुशी, ओ पागल खुशी बागड़े, सही से बैठ। नहीं पढ़ना है तो बाहर जा क्लास से, नहीं तो बैठना है तो सही से बैठ, ठीक है। इफ वी ऐड I + f एंड f डैश टू कैंसिल आउट इरेशनल टर्म, तो उस केस में क्या आया है? पहला I + f डैश = इवन, एक तो ये आई है, एंड f + f डैश = 1 आया है। समझ में आ रहा? तो आगे से किसी क्वेश्चन में बस एक बार तुमको आइडिया लग गया कि ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बस वहां तक आइडिया लगाना है, फिर इसको यूज कर लेना आगे। समझ में आ रहा है ना? और दूसरा, इफ वी सब्ट्रैक्ट I + f एंड f डैश टू कैंसिल आउट इरेशनल टर्म, देन
वहां पर क्या है, कौन बजा रहा बार बार? शांति से बैठो। आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, ये भी क्या हो जाएगा, इवन एंड एफ इज इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, अब जहां सब्ट्रैक्ट कर रहे वहां इसको मान लो, आगे सॉल्व कर लो। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो इधर देखो। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तुम्हारे यहाँ जादूगर आया है, कभी गया तुम लोग देखने? क्या कुछ अच्छा दिखा रहा है? देख के लग रहा है उसका जो वहां पर लगाया, गुलमोहर के बगल में लगाया है। अरे वहां गुलमोहर के, ठीक है। पहला चलो, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो गया, शिएंट इज 2 का पावर n। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 का पावर n। अब इसको देखो कैसे करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या होता है, n c0 प्लस n c1 x प्लस n c2 x स्क्वायर अप टू n cn x की पावर n। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रख दो, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 यानी कि 1 प्लस 1 की पावर n। अब इधर क्या हो जाएगा, n c0 प्लस n c1 प्लस n c2 प्लस n cn। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n c0 प्लस n c1 प्लस n c2 अप टू n cn की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2 का पावर n। समझ में आई बात? कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम 2 का पावर n होता। रहने दे, बाद में कर लिए बदतमीजी। नोट डाउन करो फटाफट, फिर दूसरा मैं कराता इधर। दूसरा प्रॉपर्टी, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। मतलब ऑड नंबर नहीं, मान लो 1 3 5। ठीक है, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट एंड इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसमें भी देख लो तुम लोग। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखो तो वही n c0 प्लस n c1 x प्लस n c2 x स्क्वायर प्लस n cn x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का पावर n। तो n c0 माइनस n c1 x प्लस n c2 x नहीं हो जाएगा, -1 आ जाएगा ना। अब -1 का स्क्वायर 1 माइनस n c3 माइनस n c3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब लास्ट में n इवन है या ऑड है उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी 0 इज इक्वल टू n c0 माइनस n c1 प्लस n c2 माइनस n c3। ठीक है, अब अगर ऑड वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर ले, इवन वाले को उधर रहने दो, तो क्या हो जाएगा, n c1 प्लस n c3 प्लस n c5। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू n c0 प्लस n c2 प्लस n c4। समझ में आ रहा है बात? तो जो ऑड नंबर वाले टर्म है उनका सम और जो इवन नंबर वाले टर्म है उनका सम इक्वल होता।
क्लियर है सबको। अब एक चीज और देखो, अगर वहां पे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस F2, NCN की वैल्यू अगर 2 का पावर n है, ठीक है, तो इस पूरे को मान लो इसमें ऑड नंबर वाले टर्म है और इवन नंबर वाले टर्म है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स इवन नंबर वाले टर्म, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स इवन नंबर वाले टर्म, तो यानी इज इक्वल टू 2 का पावर n, तो यानी इवन नंबर का क्या आ जाएगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इज इक्वल टू 2 का पावर n अपॉन 2, यानी कि 2 का पावर n माइनस 1। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है ऊपर। अब अगर ऑड भी लोगे तो यहाँ सेम तरीके से हो जाएगा। मान लो अब इसको इवन में 2 टाइम्स लिखे, तो अगर ऑड में भी लिखे तब भी 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो यानी कि 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का पावर n, तो यानी कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? यहाँ 2 से जब इधर डिवाइड होगा तो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यही चीज यहाँ लिखा गया है। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नोट डाउन करो।